सो इन द कंपनी लॉ आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेट कैपिटल। आज हमारा कंपनी लॉ के अंदर न्यू चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम है डेट कैपिटल। डेट कैपिटल बेसिकली जब भी डेट कैपिटल की बात होती है तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या रहता है, डेट कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन से रूल्स हैं एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से रेगुलेशन है एप्लीकेबल होती है। आपको कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 71 और सेक्शन 71A पढ़ना है रिगार्डिंग द डेट कैपिटल। यू हैव टू लर्न दिस सेक्शन 71, सेक्शन 71A। एक मिनट, हाँ जी, सेक्शन 71 एंड सेक्शन 71। साथ में रूल पढ़ने हैं कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। और क्या पढ़ना है, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल। सेबी एलओडीआर, सेबी इशू ऑफ and listing of non-convertible securities, SEBI issue of capital and disclosure requirement and RBI Reserve Bank of India guidelines, ये इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहता है। नाउ सबसे पहले जैसे कि हम डेट कैपिटल पढ़ते हैं, डेट मीन्स बोरिंग। डेट मीन्स बोरिंग। क्या होती है बोरिंग्स? बोरिंग की डेफिनेशन, बोरिंग्स क्या होता है? एक्ट ऑफ वन हू बोरो। बोरिंग एक क्या है? इट इज अ एक्ट है, एक्ट ऑफ अ पर्सन हू बोरो, जो बोरो करता है उसके एक्ट को बोरोइंग किया जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कोई भी पर्सन लोन की फॉर्म में कोई मनी लेता है, इन सिंपल लैंग्वेज बोरो कैन बी डिफाइंड टू ऑब्टेन और रिसीव मनी ऑन लोन with the promise or understanding that it will be repaid। मंशा ने गोरी को 5 लाख रुपीस दिया, and in return Gauri have made promise that it will return the same with interest to the Mancha. That is called borrowing. It means obtaining or receiving money on loan with a promise or understanding that it will be repaid. The one may not always have the money required to do certain thing or to buy certain things। ये कहना चाह रहा है एक पर्सन के पास हो सकता है एक टाइम पे पैसा हो या ना हो कुछ चीज लेने के लिए। कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता, उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? जब हमारे पास कुछ कर लेने के लिए, कोई चीज लेने के लिए पैसा नहीं होता, तो फिर आप क्या कर सकते हो? इन सच सिचुएशन इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म या कंपनी इंस्टीट्यूशन गो फॉर द ऑप्शन ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द लैंडर। आपके पास, आपको आईफोन खरीदना है, आईफोन, बट आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करते हो? ईएमआई करा लेते हो कि सर अभी आप ईएमआई दे दो, हर महीने विद इंटरेस्ट हम इतना ईएमआई पे करेंगे। तो वो भी एक तरह से क्या रहता है आपका, वो भी एक तरह से बोरिंग का ही पार्ट रहता है।
क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir, clear. In order to run a business effectively and successfully, adequate amount of capital is necessary. किसी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथ वे में रन करने के लिए एक एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल का होना बहुत जरूरी है. In some case, capital which is arranged through internal sources. अब दो तरह से आप कैपिटल दो तरह से आप रेज कर सकते हो. बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल दो तरह से रेज करते हैं. एक होता है इंटरनल सोर्सेस. इंटरनल सोर्सेस कौन से होते हैं? जैसे आपने इक्विटी शेयर इशू किया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, या फिर कंपनी के पास रिजर्व थे, उन रिजर्व्स को यूज किया. अगर कंपनी के पास पैसा ज्यादा नहीं होता, फिर कंपनी जाती है एक्सटर्नल सोर्सेस में. फिर कंपनी कहाँ जाती है? एक्सटर्नल रिसोर्सेस. और एक्सटर्नल रिसोर्सेस कौन से होते हैं? बैंक लोन, बैंक लोन हो गया, टाउन लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया. दिस इज कॉल्ड डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. ये क्या होता है सारा? दिस इज कॉल्ड बोरिंग. क्लियर है? कोई डाउट? No, sir, no. अब आता है हमारे पास लोन. लोन क्या होता है? लोन, लोन क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करती है? पैसा लेती है. A loan is a sum of money that one or more individual or company borrow money from bank or financial institution so as to financially manage plan or unplanned event. In doing so, borrower incur a debt which has to pay back with interest and within a given period of time. लोन क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी क्या करती है? मनी लेती है फ्रॉम एनी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपने किसी फाइनेंशियली मैनेज प्लान को, अनप्लान इवेंट को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियली मैनेज करने के लिए, जिसमें वो क्या करती है? बोरोअर को आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम उसको विद इंटरेस्ट पे बैक भी करना होता है. व्हेन लेंडर गिव मनी टू द इंडिविजुअल और एंटिटी विद सर्टेन गारंटी or based on trust that the recipient will repay the borrowed money with certain added benefits such as interest rate. The process is called lending or taking loan. जब लेंडर क्या करता है? मनी देता है किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी एंटिटी को विद सर्टेन गारंटी, या फिर उसके ट्रस्ट के बेसिस पे, ट्रस्ट दैट द रिसिपिएंट विल repay the borrowed money. आपने क्या किया? जैसे लेंडर हो गया, बंशा ने गौरी को उस ट्रस्ट करके पैसा दे दिया है. ट्रस्ट क्या किया कि गौरी मेरा पैसा वापस कर देगी, या फिर उसके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो. तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड लैंडिंग और टेकिंग लोन. क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. जी सर. गौरी, Yes, sir. नाउ what is debt versus loan? What is the difference between debt? What is the difference between loan? Loan is a debt are often used interchangeably. कई बार हम debt और loan को interchangeably यूज करते हैं, सिमिलरली यूज करते हैं कि दोनों सिमिलर होते हैं, ड्यू टू द रीजन दैट दे बोथ प्राइमरली मींस बोरोइंग मनी. इनको इंटरचेंजेबली, बट इनके अंदर एक डिफरेंस होता है. लोन इज मनी बोरोड फ्रॉम द लैंडर. लोन क्या होता है? बोरोड होता है. लोन इज द मनी बोरो फ्रॉम द लैंडर. लैंडर कैन बी अ बैंक, लैंडर कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन.
Moreover, loan is more structured in a term of payment, and the payment amount, principal amount is paid back to the borrower in installment over a period of time. लोन क्या होता है? लोन और डेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लोन जो होता है आप बैंक से लेते हो, लोन जो होता है आप बैंक से लेते हो, जो कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन से होता है, जिसमें आपको आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है? रीपे करना पड़ता है। अब डेट की अगर मैं बात करूं, डेट जो होता है, डेट the term debt is the money that a company raised through issue of bond, issue of debenture. गवर्नमेंट से कंपनी लोन लेती है, किसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी से लेती है, ट्रस्ट से लेती है, कॉर्पोरेशन से लेती है, कैन इशू बॉन्ड एंड डिबेंचर टू फंड देयर बिजनेस एंड द लेंडर इन दिस केस विल बी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर विल रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलरली। लेकिन डेट के अंदर क्या होता है? डेट के अंदर जो लेंडर होता है वो कौन होता है? इन्वेस्टर होता है। कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिपॉजिट इशू करती है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा, बॉन्ड इशू करती है ना? तो इनसे क्या होता है? आप क्या करते हो? डिबेंचर के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टर्स को उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स कॉल्ड डेट। क्लियर है? लोन कहां से मिलता है? बैंक से। डेट क्या होता है? जब कंपनी अपना कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे डिबेंचर, बॉन्ड इशू करके क्या करती है? पैसा रेज करती है, तो वो डेट का पार्ट है। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. नाउ आगे बढ़ते हैं। Every company need additional capital for its business from time to time. The company can meet such a requirement of capital to the extent by issue of share and at a time has to raise loan. मतलब हर एक कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कंपनी ये पैसा कहां से, किस तरह से ले सकती है? पहला, या तो कंपनी इशू ऑफ शेयर से ले सकती है, या फिर कंपनी लोन की फॉर्म में ले सकती है। Borrowing can be defined as a means through which the company arrange financial funds through external sources. Borrowing क्या होती है? जब कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा रेज करती है। कहां से? जैसे बैंक लोन से, शेयर होल्डर से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, ये एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। The manner to borrow money from whom it can be borrowed to the extent it can borrow and complies to be done by companies regulated by the provision of Companies Act. कि मतलब क्या होता है कि किस तरह से कंपनी बोरो करेगी पैसा, कितना बोरो करेगी, ये सारा रेगुलेटेड है अंडर दी कंपनीज एक्ट। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़ते हैं। No, या sir. यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. No. अब बात करते हैं power and restriction of the board under section 179 and section 180 of the Companies Act. पावर क्या है बोर्ड की? रिस्ट्रिक्शन क्या है बोर्ड की? Borrowing being an external source of raising money, a company cannot borrow money until it is so authorized by the memorandum. क्लियर है? कंपनी तब तक मनी बोरो नहीं कर सकती जब तक कि वो ऑथराइज ना हो बाय दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है यहाँ तक? Under section 179 of the Companies Act 2013, the board of directors of the company are entitled to exercise its power to borrow money subject to the provision contained in the act and has contained in the memorandum or article of association of the company or in any regulation not inconsistent therewith by passing a resolution duly convened meeting of the board of the director. ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 179 कहता है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर वो अपनी पावर यूज करना चाहता है बोरो करने के लिए मनी, तो वो कर सकता है
as per the provision of Companies Act, as per the provision of memorandum, as per the provision of article of association, या कोई भी रेगुलेशन जो कि कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो क्या कर सकता है, बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है टू बोरो मनी। क्लियर है? बोलो बच्चों, आजकल आप बहुत कम बोलते हो, क्या चक्कर क्या है? नहीं सर। थक जाते हो क्या? नहीं सर। हाँ, तो फिर क्या रीजन क्या है? मैं पूछता रहता हूँ, आप लोग बोलते ही नहीं हो। सही सोचते हैं आपकी रिकॉर्डिंग खराब नहीं हो। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो। Sir, I don't have this lesson PDF, sir. सॉरी, क्या कह रहे हो? I don't have this lesson. You have not sent this lesson PDF, sir. I will send to Manchi and I will send to you. Okay? Okay. Yes. In terms of provision to section 179 subsection 3 of the Companies Act 2013, मैं भेज ही देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, करें आगे। तो बोर्ड को अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? एज पर सेक्शन 179 बोर्ड को अगर बोरो करनी है मनी तो क्या करना पड़ेगा? सर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर AOA should pass. यस, और उसको प्रॉपर्ली रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट अ ड्यूली कन्वेंट मीटिंग के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. In term of first provision to section 179 subsection 3 of the Companies Act 2013, the board may by a resolution passed at the meeting may delegate the power to borrow money to any committee of director, the managing director, the manager, any other principal officer of the company, or in case of branch office of the company, the branch officer of the branch office. ये कहना चाह रहा है कि बोर्ड जो है अपनी पावर को डेलीगेट भी कर सकता है। वो डेलीगेट किस किस को कर सकता है? या तो कमेटी ऑफ डायरेक्टर को, या किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को, या मैनेजर को, या किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को। अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड है तो ब्रांच ऑफिसर को भी, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ ब्रांच ऑफिस को भी डेलीगेट कर सकता है। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। आगे Yes, बढ़ो। sir. सेक्शन 180 Subsection 1 of the Company Act 2030 states that Board of Directors of the company shall exercise the power conferred under this section only with the consent of the companies by the shareholder. ये कहना चाह रहा है by the special resolution.
ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 180 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। क्लियर है? Yes, sir. द पावर कंफर्टिंग, देखो सेक्शन 179 के अंदर तो बोर्ड के पास पूरी पावर है, लेकिन सेक्शन 180 के अंदर बोर्ड के पास पावर है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। वहां पे शेयर होल्डर के पास उनको पहले क्या करना पड़ता है, कंसेंट लेनी पड़ती है। क्लियर है? अब कब लेनी पड़ती है, किस सिचुएशन में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी? तो बात करते हैं, द पावर कंफर्ड अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोजली टॉक अबाउट टू बोरो मनी, where the money to be borrowed together with the money already borrowed by the company exceed paid up share capital and free reserve and security premium apart from temporarily loan obtained from the company is banker in the ordinary course of business unless they have received the prior sanction of the bank by the special resolution in the general meeting। ये कहना चाह रहा है, द पावर अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोजली टॉक अबाउट टू बोरो मनी वेयर द मनी इज टू बी बोरो, कि भाई जहां पर बोर्ड मनी बोरो कर रहा है, और वो मनी बोरो कर रहा है वो कितना है, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा है, तो उस समय कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ेगी। प्रायर सैंक्शन का मतलब प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, कंपनी से, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं किस सिचुएशन में बोरिंग लेते टाइम कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कंसेंट लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की, तो कब क्या सिचुएशन होगी बताओगे? सर जब कंपनी की पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा मतलब लोन अगर ले रही है कंपनी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। और ठीक, क्लियर। प्रोवाइडेड दैट acceptance by the banking company, provided that acceptance by the banking company in ordinary course of business, deposit of money from public, repayable on demand, otherwise withdrawal by check, draft, order or otherwise shall not be deemed to be borrowing of money by banking company within the meaning of this clause। भाई जिस कंपनी का बिजनेस बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी के ऊपर द प्रोविजन ऑफ this chapter will not be applicable। क्लियर है? बैंकिंग कंपनी में जो बैंकिंग मतलब अब बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी कौन सी होती है, जिनका बिजनेस बैंकिंग का होता है, उनका तो काम डेली बेसिस पे क्या करना होता है, पैसा रिसीव करना, किसी को बोरिंग देना, किसी को लैंडिंग करवाना, उनका तो डेली का काम होता है, वो उनका ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो उस सिचुएशन में ये प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं बोरिंग वाले वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। हाँ। Yes, sir. टेम्पररी लोन क्या होता है? व्हाट इज टेम्पररी लोन? It is explained that the expression temporary loan means loan repayable on demand। वो लोन जो या तो रिपेबल हो जाता है ऑन डिमांड। मंशा ने गोरी को लोन दिया, गोरी को लोन दिया, मंशा ने डिमांड कर ली कि मेरा पैसा वापस दो, या तो वो तब वो टेम्परेरी लोन होगा, या फिर जो रिपे हो जाता है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, सच एज शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट असाइनमेंट arrangement, discounting of bill, issue of other short term loan of seasonal character but does not include loan raised for the purpose of financial expenditure of capital। तो टेम्परेरी लोन वो लोन होते हैं जो या तो रिपेबल हो जाते हैं ऑन डिमांड, या फिर वो रिपेबल हो जाते हैं विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। नाउ Yes, हमारे sir. पास एक क्वेश्चन आता है, अल्ट्रा वायरस बोरिंग क्या होती है? तो अल्ट्रा वायरस से पहले हम बात करेंगे अल्ट्रा वायरस क्या होता है।
अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस का मतलब होता है पावर। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस का मतलब होता है पावर। मतलब कंपनी जब बियॉन्ड द पावर कुछ भी करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है। इट इज लैटिन टर्म मेड अप टू वर्ड, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड एंड वायरस मींस पावर या फिर अथॉरिटी। सो वी कैन से दैट एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द अथॉरिटी और पावर इट्स कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। In the context of company, we can say that anything which is done by company or its director which is beyond their legal authority or which has outside the scope of object of the company is ultra-virus. Clear है? भाई ऐसा कुछ भी जो कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर है या डायरेक्टर की पावर से बाहर है तो वो क्या हो जाता है? अल्ट्रा वायरस हो जाता है। Ultraviolet. अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। Now there is a provision of doctrine of ultravirus। बात करते हैं। Memorandum of association is considered to be the constitution of the company. It set out the internal and external scope of area of the company operation, along with its objective, power and scope. Company is authorized to do only that much within which is within the scope of power provided by it by the article by the memorandum। कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो कि उसी अथॉरिटी में काम कर सकती है जो कि पावर उसे कहां से मिली है? मेमोरेंडम से। A company can also do anything which is incidental to the main object provided by the memorandum। Anything which is beyond the object authorized by the memorandum is ultra virus। क्लियर है? Yes, sir. Now Yes, sir. what will be the consequences of ultra virus borrowing? अब कंपनी अल्ट्रा वायरस बोरिंग करती है, उसके consequences क्या होंगे? अल्ट्रा वायरस बोरिंग। अच्छा, अल्ट्रा वायरस बोरिंग क्या होगी? ऐसी बोरिंग which is beyond the power of the company। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायरस बोरिंग। अब अल्ट्रा वायरस बोरिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बात करें। पहला, वॉइड एब इनिशियो। अल्ट्रा वायरस एक्ट नल होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। These acts are not binding on the company. Neither the company can sue, nor it can be sued for any act। मान लो ABC कंपनी थी, उसने क्या किया? अपनी पावर से बाहर जाके मंशा से लोन ले लिया। अगर बाद में पता चला ये अल्ट्रा वायरस है तो क्या होगा? इस सिचुएशन में ये वॉइड होगा, ना तो मंशा कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती, ना ही कंपनी मंशा के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती। क्लियर है? Yes, sir. Yes. दूसरा, एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है एक तरह से रेक्टिफाई करना। रेक्टिफिकेशन कैन नॉट कन्वर्ट अल्ट्रा वायरस एक्ट इनटू इंट्रा वायरस एक्ट। ये कहना चाह रहा है कि भाई बाद में पता चला कि भाई ये अल्ट्रा वायरस बोरिंग थी, आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते चलो अब ले लिया तो ले लिया, ठीक है। नहीं, अल्ट्रा वायरस है तो अल्ट्रा वायरस है। इंजेक्शन। Lender has been given authority under the law to restrain the company for using the money lent। मंशा के पास अथॉरिटी है, मंशा क्या कर सकती है? कंपनी को रोक सकती है कि जो पैसा मैंने दिया है आप उसको कहीं पे भी यूज नहीं करोगे। क्लियर है? एनी डाउट? Yes, sir. आगे No, sir. सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या होता है?
where money of ultra virus borrowing has been used to pay off lawful debt of the company, he would be subrogated to the position of creditor paid off, and to the extent would have been right to recover his loan from the company. Subrogated is allowed to the simple reason that when a lawful debt has been paid off with an ultra virus loan, the total indebtedness of the company remains the same. By subrogating the ultra virus lender, the court is able to protect him from the loss, while debt burden of the company is no way increase. मान लो कंपनी के ऊपर डेट था 5 करोड़ का, 5 करोड़ का। मान लो कंपनी ने, कोई कंपनी थी, उसने पहले कोई लोन ले रखा था जिसका पैसा देना था, कंपनी को पैसा किसको देना था, गौरी को देना था, 5 करोड़। अब कंपनी ने क्या किया, मंशा से 4 करोड़ लोन लेके, अल्ट्रा वायरस लोन, मंशा से 4 करोड़ लेके गौरी को 4 करोड़ क्या कर दिया, रीपे कर दिया। अब गौरी का सिर्फ 1 करोड़ पेंडिंग है। तो अगर अल्ट्रा वायरस बोरिंग से आप किसी डेट को रीपे कर रहे हो, कंपनी की लायबिलिटी सेम रहेगी, कंपनी की लायबिलिटी सेम 5 करोड़ की रहेगी, कंपनी की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पैसा, सिर्फ यहाँ पे चलो मान लो गौरी को 1 करोड़ देना है, लेकिन जो ये 4 करोड़ था, अब इसके लिए ये पैसा अब मंशा एक साथ रिकवर कर सकती है, मंशा अपना पैसा साथ के साथ रिकवर कर सकती है 4 करोड़। क्लियर है? सबरोगेशन हो जाता है, यहाँ पे लैंडर सबरोगेट हो जाता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गौरी, मंशा, मिस्टर झा, सौरभ झा, Yes, sir. Clear. एनी डाउट? Yes, sir. अब बात करते हैं liability of director. Liability of director. In case of ultra virus borrowing, lender may be able to sue the director for breach of warranty of authority, especially if the director deliberately misrepresent their authority. Lender क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं अगर डायरेक्टर ने जानबूझ के, deliberately मतलब जानबूझ के मिसरिप्रेजेंटेशन करी है अथॉरिटी ने, तो ये क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आगे बढ़े। नाउ जी सर। टाइप्स ऑफ बोरिंग, अलग अलग तरह की बोरिंग होती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, मीडियम टर्म बोरिंग, अनसिक्योर्ड बोरिंग, सिक्योर्ड बोरिंग, सिंडिकेटेड बोरिंग एंड प्राइवेट एंड पब्लिक बोरिंग। नाउ लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होती है? Long term borrowing means liability that represent money borrowed from bank or other lender. जब एक कंपनी मनी बोरो करती है किसी बैंक से या किसी अदर लैंडर से टू फंड द ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ऑनगोइंग ऑपरेशन, बिजनेस के ऑनगोइंग ऑपरेशन को फंड करने के लिए, दैट विल नॉट कम ड्यू विद इन 1 ईयर, और जो जिनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। क्लियर है? जब एक कंपनी बोरो करती है मनी किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और जिसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है। क्लियर है? Yes, sir. Second, short term borrowing. The fund are borrowed for short term period up to 1 year. ऐसे फंड जो सिर्फ 1 साल के लिए ही बोरो किए जाते हैं, जिसको टेम्परेरी लोन भी बोला जाता है। इट इज अ टेम्परेरी सपोर्ट फॉर द बिजनेस एंड मीटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड।
is the main factor. These are borrowing that have to be paid off within a year. वो बोरिंग जिनको पेड ऑफ कर दिया जाएगा विद इन 1 year. क्लियर है? थर्ड, Yes, sir. मीडियम टर्म बोरिंग क्या होता है? मीडियम टर्म बोरिंग where the fund to be borrowed are for a period ranging from 1 year to 5 years. मीडियम टर्म बोरिंग वो फंड होते हैं जो कि 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक की पीरियड में रेंज करते हैं. Such as borrowing term as medium term borrowing. The commercial bank normally finance purchase of land. आपने कोई गाड़ी परचेज किया, आपने कोई मशीनरी परचेज किया, लैंड परचेज किया, उस पर्पज से जो लोन आपको कमर्शियल बैंक देते हैं उसको मीडियम टर्म बोरिंग बोला जाता है. सिक्योर्ड बोरिंग क्या होता है? Debt obligation is considered secured if creditor have recourse to the asset of the company on a proprietary basis or otherwise ahead of general company manage the company. सिक्योर्ड बोरिंग वो ऑब्लिगेशन, डेट ऑब्लिगेशन होती है. अगर आप किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं देते तो क्रेडिटर के पास राइट होता है, वो अपनी आपकी एसेट को क्या कर सकता है? रिकोर्स कर सकता है. रिकोर्स का मतलब अपने उस पे क्या कर सकता है? उसको आपकी एसेट पर कंट्रोल करके उसे बेच के और अपना पैसा वापस ले सकता है. क्लियर है? Yes, sir. अनसिक्योर्ड बोरिंग क्या होती है? अनसिक्योर्ड बोरिंग under this debt consists of financial obligation. There is no collateral. Collateral मतलब security. There is no collateral issue against the unsecured borrowing. यहाँ पर किसी तरह से कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होती किसी अनसिक्योर्ड बोरिंग के अगेंस्ट. ये क्या होते हैं? नॉर्मल डेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है. सिंडिकेटेड बोरिंग क्या होती है? ग्रुप बोरिंग भी कहते हैं इसको. सिंडिकेट, मान लो रिलायंस को 5,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए. रिलायंस को 5,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए. एक बैंक उसे इतना लोन नहीं दे सकता. उसमें क्या होता है? इस ग्रुप ऑफ बैंक आते हैं. इसमें सिंडिकेटेड में ग्रुप ऑफ बैंक्स होते हैं. मान लो पीएनबी, एसबीआई या कोई दूसरा एचडीएफसी, ये मिलके क्या करते हैं? किसी एक पर्सन को लोन देते हैं. इफ बोरोअर रिक्वायर लार्ज एंड सोफिस्टिकेटेड बोरोइंग फैसिलिटी, जब एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है लोन के लिए तो उस सिचुएशन में क्या होता है? दिस फैसिलिटी इज commonly provided by group of lender known as syndicate under a syndicated loan agreement. तो group of lender होते हैं, अलग अलग बैंक होंगे, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको syndicate loan agreement बोला जाता है. The borrower used one agreement covering the whole group of bank and different type of facility rather than entering into series of separate loan. इसमें फिर एक ही एग्रीमेंट होता है सारे बैंकों के साथ, जिसको सिंडिकेट लोन एग्रीमेंट भी बोला जाता है. क्लियर है? Yes, sir. तो सर इस टाइप का लोन अगर कंपनी लेती है तो फिर वो अपने एसेट्स वगैरह सिक्योर सिक्योर बोरिंग करने के हिसाब से अपने एसेट ऐसा लोन ऐसे ही नहीं दिया जाता. पूरे कंपनी का वैल्यूएशन होता है. ये देखा जाता है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया कि क्या कंपनी के इतनी वैल्यू है बिजनेस की जिससे हम अपना पैसा रिकवर कर सके, तो उसको इस तरह से देखा जाता है. क्लियर है? यस सर. बायलैटरल बोरिंग refer to a borrowing made by a company from a particular bank financial institution. In this type of borrowing, there is a single contract between company and the lender. जब एक कंपनी किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है उसको बायलैटरल बोरिंग कहते हैं. इसमें एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? कंपनी के बीच में और लैंडर के बीच में.
प्राइवेट बोरिंग क्या होती है? अंडर दिस कंपनी टेक अ लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इट कंसिस्ट ऑफ बैंक लोन एग्रीमेंट. क्लियर है? पब्लिक बोरिंग क्या होती है? It is general definition covering all financial instruments. They are freely tradable on the public stock exchange, over the counter, with a few, if any, restriction. पब्लिक बोरिंग वो होती है जब कंपनी डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा रेस करती है, तो उसको पब्लिक बोरिंग बोला जाता है. टाइप्स ऑफ बोरिंग क्लियर है? टाइप्स ऑफ बोरिंग क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. हमारा डेट No, कैपिटल, No, sir. ओके, हमारा डेट कैपिटल का ही एक चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है, डिबेंचर. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे. डिबेंचर एंड बॉन्ड. डिबेंचर एंड बॉन्ड. बात मीनिंग ऑफ डिबेंचर. द वर्ड डिबेंचर हमने पढ़ा भी है. अभी जब सीए एफएम की क्लास हम कर रहे थे, हमने उसमें पढ़ा है ना डिबेंचर. Yes, sir. सेम डेफिनेशन है. The word debenture has been derived from the Latin word debere, which means borrow. Debenture is a written instrument acknowledging the debt. It contains the contract for the repayment of principal after a specified period or at an interval or at a option of the company for payment of interest at a fixed rate paper, usually either half yearly, yearly or the fixed rate. For better understanding the concept of debenture, one must need to understand the few terms like debt instrument, security, convertible, non-convertible. Debenture are one of the form of debt security. Debenture कौन सी भाषा से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, डेब्रे से आया है, जिसका मतलब होता है बोरिंग. डिबेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है डेट को. ये कंटेन करता है कॉन्ट्रैक्ट for the repayment of principal after a specified period of time or at an interval or at an option of the company or for payment of interest at a fixed rate paper. और इसमें इंटरेस्ट या तो हाफ ईयरली पे होता है या फिर फिक्स ईयरली फिक्स रेट पे होता है. तो इसमें डिबेंचर के बारे में बात की. क्लियर है? कंपनीज एक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है. अब आता है हमारे आगे सेक्शन 2 क्लोज 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट. डिबेंचर की डेफिनेशन है क्या? डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट. डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर कोई भी डिबेंचर स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो एविडेंस करता है क्या? डेट को. whether constituting the charge on the asset of the company or not, provided that instrument referred in chapter 3D of the RBI Act 1934. जो चैप्टर 3D ऑफ RBI Act 1934 में कोई भी इंस्ट्रूमेंट रेफर किया हुआ है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है इन कंसल्टेशन विद द RBI of India, Reserve Bank of India, issued by the company shall not be treated as डिबेंचर. क्लियर है? मतलब डिबेंचर में स्टॉक आते हैं, डिबेंचर स्टॉक आते हैं, बॉन्ड आते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि एविडेंस करता है डेट. बट इसके अंदर क्या नहीं आता? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको चैप्टर 3D आरबीआई एक्ट में मेंशन किया गया है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो डिबेंचर की डेफिनेशन में नहीं आएगा. क्लियर है? Yes, sir. आगे बात करते हैं. Yes, sir. नाउ आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर. टाइप्स ऑफ डिबेंचर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर: सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल. सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? मींस सच डिबेंचर व्हिच आर सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑन द चार्ज, creation of a charge on the property
और एसेट ऑफ द इश्यूर। इश्यूर का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी से है। वो डिबेंचर, वो डेट सिक्योरिटी जो कि सिक्योर होती है बाय द क्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इश्यूर या एसेट ऑफ द इश्यूर, या प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द सब्सिडरी, या प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी, हैविंग द वैल्यू व्हिच इज सफिशिएंट फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन, जिसकी वैल्यू उतनी होती है जिससे क्या किया जा सके, उस डिबेंचर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को साथ के साथ रिपे किया जा सके। क्लियर है, वो सिक्योर होते हैं। वो डेट सिक्योरिटी जो सिक्योर होती है बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, सिक्योरिटी। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। खुश हो तुम लोग? Yes. नो No. सर। क्यों खुश नहीं हो यार, खुश ना करो ना। सर टेंशन होती है सर, अब तो टेंशन हो रही है? एग्जाम सही से दे पाएंगे कि? यस सर। हाँ, जी सर। अच्छा। गौरी, व्हाट अबाउट यू? सर इतने सारे सेक्शन है, इतने सारे सेक्शन दिए हुए हैं कि एक याद करो तो दूसरा भूल जाते हैं। वो तो है यार। गौरी, व्हाट अबाउट यू? Clear, sir. ओके। मंशा, Yes. जी सर। टेंशन हो रही है आपको, घबराहट हो रही है, जी सर। कंपनी सेक्रेटरी जी कोर्स में सर। आके टेंशन आ रही है बहुत ज्यादा? जी सर। लाइफ में मजा सा नहीं लग रहा? नहीं। आपके फ्रेंड सर्कल वाले सब एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद मैं फंस जी। गई हूँ। नहीं सर, फंसी तो नहीं हो। अच्छा, कोर्स अच्छा है, चीजें भी समझ में आ रही है। बस बात ये आती है कि सेक्शन वगैरह याद कैसे करूँ, डेफिनेशन जो है वो सही लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये टेंशन रहती है। अब सर उसका एमबीए का वो देखा सिलेबस, तो वो इतना छोटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो पढ़ा हुआ है। वहीं पर सीएस का सिलेबस देखती हूँ तो इतना वास्ट है कि कुछ याद करो या कुछ पढ़ो तो वो कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं, या तो फिर वो सेक्शन याद नहीं होता कोई नहीं, हो जाएगा, और टेंशन मत सेक्शन भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। पढ़ते रहो, एग्जाम का दे दो। देखो लेंथी तो है यार, लेंथी तो रहेगा ही। ये है कि अपना टाइमली अपनी चीजें करते रहो, चीजें और क्या। आप बच्चों ने कोचिंग भी तो लेट जी स्टार्ट सर। की थी ना, रीजन ये भी है। Yes, sir. You have started your coaching very late. तो कई बार ना वो टेंशन आती है, क्योंकि सिलेबस की भी टेंशन होती है, सेकंड फिर रिवीजन की भी टेंशन होती है, तो बर्डन आता है। कोई बात नहीं, करते रहो अच्छे से। अब जब करना ही है तो करना ही है ना? जी सर, करना तो है, पीछे नहीं हटना सर। एक बार आ गई हो तो इसको करके ही रखना। हाँ लेकिन सर बस वही चीजें याद होती रहे तो वो बेटर रहता। हाँ, वो तो है ही। मतलब समझ में आती चीजें, आप पढ़ाते हो तो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत। बस जो याद करने वाला पार्ट होता है ना, जैसे डेफिनेशंस हो गई या कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए या कुछ सेक्शंस हो हाँ, गए, तो वो पूरा कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा। तो वो जी सर। साथ के साथ रिकॉर्डिंग लगा के बैठा करो ना, देखा करो। तो देखते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं तो मुझे आगे का करो तो फिर वो। डेली अपलोड मैं करता ही हूँ। जी सर। चलो कोई नहीं, आप करो अच्छे से चीजें, साथ के साथ तो कर रहे हो ना जो भी हो रहा है। जी सर, कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। ज्यादा जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही आपके लिए हानिकारक है, ठीक है? ओवर थिंकिंग मत ओके करो, सर। मेहनत करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया ना जहाँ पे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा।
ओवर थिंकिंग मत करना बस, क्लियर है? जी सर। हाँ। यस सर। अब हमारे पास आता है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड? डिबेंचर में और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? डिबेंचर जो होते हैं डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इशूड बाय द प्राइवेट पब्लिक कंपनी फॉर रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर। डिबेंचर जो होते हैं डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, किसी पब्लिक कंपनी के द्वारा फॉर रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर। लेकिन बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड आर डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट issued by the large corporation, financial institution, government agency for raising additional fund from the public। ये भी डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन ये लार्ज कॉर्पोरेशन, जो बड़े कॉर्पोरेशन होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है, उनके द्वारा इशू किए जाते हैं। क्लियर है? जी सर। आगे Yes, sir. सिक्योरिटी। डिबेंचर जो होते हैं सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, लेकिन बॉन्ड हमेशा सिक्योर होता है। ओनर, द ओनर ऑफ द डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, द ओनर ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड होल्डर। कोलैटरल, डिबेंचर डू नॉट गेट सिक्योर्ड बाय कोलैटरल और फिजिकल एसेट ऑफ द इशूइंग कंपनी। लेंडर परचेज दीस इंस्ट्रूमेंट्स सोली बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द इशूइंग कंपनी। मतलब डिबेंचर जो हम इन्वेस्ट करते हैं डिबेंचर्स के अंदर, वो कंपनी की रेपुटेशन को देख के इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई हमें पहले कुछ गिरवी रखो, कुछ सिक्योरिटी हमारे उसमें दो, तब जाके हम करेंगे। आपकी मर्जी है। बट बॉन्ड के केस में क्या होता है, बॉन्ड गेट सिक्योर्ड बाय द कोलैटरल और फिजिकल एसेट होता है इशूइंग कंपनी, लेकिन बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं बाय द कोलैटरल। डिबेंचर आर जनरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट एंड देयर टेन्योर इज यूजुअली लोअर देन बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कन्वर्टिबिलिटी, इशूइंग कंपनी कैन कन्वर्ट ओनली कन्वर्टिबल and also partly convertible debenture into the share on the expiry specified, लेकिन बॉन्ड जो है कैन नॉट बी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो Yes, सर। sir. रेट ऑफ इंटरेस्ट, the debenture carry a fixed or floating interest rate is generally higher than bond because they are less stable in the terms of repayment and they are also not backed by the collateral। क्योंकि डिबेंचर क्या होते हैं, कोलैटरल से बैकअप नहीं होते, सिक्योरिटी से अनसिक्योर्ड भी होते हैं, तो जो डिबेंचर्स का रेट होता है वो बॉन्ड्स के मुकाबले हाई होता है, लेकिन बॉन्ड्स का जो रेट होता है वो लोअर होता है। लिक्विडेशन, ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, द बॉन्ड होल्डर आर पेड आफ्टर द डिबेंचर होल्डर आर पेड आफ्टर द बॉन्ड होल्डर। पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलेगा, उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ो। पेमेंट स्ट्रक्चर, the payment of interest for the bond is done on periodic basis depend upon the company performance। जो ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे डिबेंचर आएगा। जो डिबेंचर की पेमेंट होती है वो पीरियोडिकल बेसिस पे होती है। जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो कंपनी साथ के साथ इंटरेस्ट पे कर देती है, लेकिन बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं है। जब ड्यू होगा, मान लो हर महीने 10 तारीख को ड्यू हो जाता है, तो 10 तारीख को ही आपको देना है, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस भी हिसाब से आपको अगर देना है तो उस हिसाब से अगर जब जब ड्यू हो रहा है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। नेचर ऑफ बिजनेस, एज पर सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ द एनी मेंबर इन द कंपनी शैल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ा है। डिबेंचर जो है या कोई भी सिक्योरिटी है वो क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है इन द मैनर प्रोवाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी।
as per the provision of section 56. Security will be transferable by SH4. आपको ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है। सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने के लिए आपको सेक्शन 56 में ट्रांसफर डीड जो कि SH4 में होती है वो बनानी पड़ती है। ट्रांसफरेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो ट्रांसफरेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रोविजंस होते हैं कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? नाउ यहाँ पे बात होती है काइंड्स ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे भी बात होती है काइंड्स ऑफ डिबेंचर। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे डिबेंचर 4 तरह के होते हैं। नॉन कन्वर्टिबल, अच्छा नॉन कन्वर्टिबल कौन से होते हैं? सर जो कन्वर्ट नहीं हो पाते इक्विटी शेयर्स के अंदर या कोई सी भी अदर सिक्योरिटी। ठीक है। पार्टली कन्वर्टिबल कौन से होते हैं? सर जो आधे मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में और आधे कन्वर्ट नहीं हो पाते। हाँ। फुली कन्वर्टिबल कौन से होते हैं? जो फुली कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। ऑप्शनली कन्वर्टिबल कौन से होते हैं? सर मतलब उसके अंदर ऑप्शन होता है कि वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर। हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अच्छा सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं? सिक्योर जिसके अंदर सिक्योरिटी रहती है, कोई एसेट्स दे दिया जाता है उसके बदले में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है डिबेंचर के अंदर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं? रीपेमेंट आप इस एसेट से कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड जिसके अंदर रीपेमेंट के लिए कोई एसेट्स नहीं होती, वो सिक्योर नहीं होते, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। रिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं? सर जो रीपे कर दिए जाते हैं डिबेंचर्स एट फिक्स डेट पे, मतलब रीपेमेंट हो जाए डिबेंचर्स की। हाँ, जो रिडीम हो जाते हैं। इरिडीमेबल जो रिडीम नहीं होते। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, रजिस्टर और बियरर। ये तो आप लोग पढ़ लोगे, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। नॉन कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, ये पढ़ना, ये आपको आ जाएगा। सिक्योरिटी के बेसिस पे भी अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, टेन्योर के बेसिस पे भी रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, अनरजिस्टर्ड, और दूसरा आता है बियरर डिबेंचर। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर आर मेड आउट इन द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हुज नेम अपीयर ऑन द, जिसका नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर्ली मेंशन होता है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में प्रॉपर्ली मेंशन होता है। Such debenture are transferable in the same manner as shares by proper instrument of transfer duly stamp executed and satisfy the requirement of sections requirement specified in section 56। मतलब इसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर प्रॉपर डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो मंशा के नाम से है तो उस पे मंशा का नाम भी लिखा होगा, मंशा का नाम प्रॉपर रजिस्टर और डिबेंचर होल्डर पे आता है। अगर मंशा को वो डिबेंचर ट्रांसफर करने हैं तो प्रॉपरली ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होती है एज पर सेक्शन 56। लेकिन बियरर डिबेंचर क्या होता है? Bearer debenture on the other hand are made out to the bearer and are negotiable instrument। Bearer debenture क्या होता है? एक तरह से वारंट की तरह होते हैं। उसमें किसी का नाम नहीं होता, उसमें सिर्फ वारंट होता है, डिबेंचर वारंट। उसमें लिख दिया जाता है कि जिस भी पर्सन के पास इतने डिबेंचर है, मान लो 5000, तो वो उसका क्या है? ओनर है। अगर उसने किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो वो दूसरे जिसके पास, वजह से पैसा होता है ना, पैसा हो गया, मनी हो गया, या फिर चेक हो गया,
जिस भी पर्सन के पास चेक होता है वो उसका ओनर होता है। अगर उसने किसी दूसरे को दे दिया तो वो उसका ओनर है। मतलब इसमें किसी का नाम नहीं होता, जिस भी पर्सन के पास होता है वो कंपनी के पास जाए, दिखाए और अपना डिबेंचर ले ले। क्लियर है, समझ आ गई? यस सर। हाँ। तो इस तरह से यहां तक आप कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही है। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. नेक्स्ट क्लास में वी विल नो डू सर, नो डाउट। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल सेम है जो हमने उसमें पढ़ा था CAFM के अंदर। एक बार इसको भी पढ़ के देख लेना। अगर आप लोगों को सही लगता है कि सर ये तो वही है सेम टू सेम, तो हम पढ़ने की शायद जरूरत भी ना पड़े। बाकी आपकी इच्छा। ओके सर। हाँ, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी एक बार पढ़ के देखना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको CAFM के अंदर बता रखा था। CAFM के अंदर सेम है सारे का सारा जो हमने CAFM के अंदर पढ़ा है ना, सब वही का वही है। मैंने आपको पढ़ाया भी है। थोड़ा सा अलग Yes, sir. प्रोविजंस होगा, वो मैं एक बार अगर आप जी नेक्स्ट सर। क्लास में आप लोगों से ये पूछूंगा, DRR भी पढ़ा है सर। आप लोगों से मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। जो मुझे एक्स्ट्रा लगेगा मैं पढ़ा दूंगा। अगर आप कह रहे हो कि सर दोबारा से पढ़ा दो तो मैं पढ़ा दूंगा। क्लियर है? समझ